तो नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई, 28 फरवरी है, 28 मार्च है सॉरी। पहले इन्होंने 27 कहा था, अब इन्होंने 28 कर दी। जो भी रीजन रहा हो, एक दिन डेट बढ़ाने का, एक दिन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी है अब एक दिन में हो सकता है कि 27 की शाम में तुम लोग जो पढ़ो उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 28 को आ जाए, तो वहां पर तो बेनिफिट हो सकता है। बाकी एक दिन में ऐसा कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता है। और ये जो विजुअल आर्ट की क्लास है, इसकी 4 क्लासेस मैं ले चुका हूँ, चैनल पे पड़ी हुई हैं। और उसकी जो पीपीटी है या पीडीएफ है वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इस वाली वीडियो में हम बेसिकली जो बात करेंगे वो कागज शिल्प या पेपर क्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे पेपर क्राफ्ट के ऊपर। अच्छा, तुम लोगों की क्लास लेट होने के पीछे का जो रीजन है वो भी मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और तुम लोगों के सिलेबस पे रिसर्च चल रहा था। बाकी मैं ई बुक भी मेंटेन कर रहा था और अभी कोई बड़ी सी टीम है नहीं अपने पास में, तो अपन जो है सब अकेले ही देख रहा है। एक बच्चा और है साथ में लगा हुआ, वो थोड़ा बहुत करा देता है मेरा काम, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया। तो और ये जो क्लास है जो अभी मैं लेने जा रहा हूँ, ये मैंने बाईलिंगुअल बनाई है। इसकी जो पीपीटी है, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए, और इसकी जो पीपीटी की ये जो पीडीएफ है ये तुम लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कागज शिल्प है क्या, है ना। तो कागज शिल्प होता क्या है कि जब भी हम कागज का यूज करके कुछ भी क्राफ्ट बना रहे होते हैं, व्हेनेवर वी यूज पेपर टू मेक एनीथिंग, टू मेक एनी क्राफ्ट, देन वो जो पूरा मेरा प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, पेपर क्राफ्ट कहलाती है ना। अगर कोई ड्राइंग की डेफिनेशन पूछे कि आर्ट क्या है, पेंटिंग क्या है, पेंटिंग क्या है, तो पेंटिंग वो आर्ट फॉर्म होती है जहाँ पे हम पेपर और कलर का यूज करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है, स्टेंसिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और जो अदर चीजें होती हैं, जैसे स्केचिंग क्या है, तो स्केचिंग में हम पेंसिल का यूज करते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं, चारकोल पेंसिल्स होती हैं। ग्रेफाइट पेंसिल्स में भी जो है उनका टाइप होता है B2B, HB4B, ठीक है। और 6 भी होती है, 8 भी होती है। चारकोल पेंसिल्स होती हैं, उनका काम क्या होता है, ब्लेंडर होते हैं जो पेंसिल को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या चली जाएगी, स्केचिंग चली जाएगी। पेंटिंग में हम कलर का यूज करते हैं, तो वैसे ही पेपर क्राफ्ट में हम पेपर का यूज करके ही क्राफ्ट को बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी लेवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर क्राफ्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइमरी लेवल। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने ई बुक में भी लिख रखे हैं। तो ई बुक जिन बच्चों ने ली है वो इस पेपर क्राफ्ट की वीडियो देखने के बाद में तुरंत जाकर के ई बुक में वो पेपर क्राफ्ट का चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और उसमें जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बन सकता है। तो प्राइमरी लेवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो ये होता है ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है, क्योंकि पेपर हमें एज अ वेस्ट कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। पेपर क्राफ्ट के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास में नया पेपर ही हो। अगर हमें पेंटिंग करनी है तो मेरे पास में नया पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पेपर को उठा के उसके ऊपर पेंटिंग बना देंगे, ठीक है। लेकिन पेपर क्राफ्ट में क्या है कि मुझे सिर्फ पेपर चाहिए, वो पेपर होना चाहिए, और उसको फोल्ड करके या उसको कट करके या उसको हम मैश करके अपना क्राफ्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल मतलब सुलभ, आसानी से मिल जाता है, कहीं भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये प्राइमरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मजेदार है, मजा आता है बच्चों को। अगर आप पेपर क्राफ्ट नहीं भी बता रहे होते हैं, आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे बच्चों से सीखते हैं कि हाँ ये इस कागज से ऐसे हवाई जहाज कैसे बनता है, प्लेन कैसे बनता है, बचपन में नाव हम लोग बनाते थे, और भी बहुत सारी चीजें पेपर फोल्ड करके बनाते थे, तो फन होता है। दूसरी चीज बच्चों का ये जो है पेडागोजिकल थिंग आ जाती है। पेडागोजिकल जो इसका बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि आई एंड हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेटर होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, जो आंख और हाथ का समन्वय होता है। इसमें जो हमने मोटर स्किल्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, जो एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जब हम अपने बॉडी का कोई बहुत छोटा पार्ट या बहुत बारीक काम कर रहे होते हैं, कोई माइनर सी डिटेलिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे पेंसिल से लिखना, ठीक है। और जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है वो हमारी बॉडी के बड़ी मसल्स जब काम कर रही होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना या पेंसिल को उठाना, तो ये हमारी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। और जो जहाँ पे हम लोग माइनर काम, माइनर डिटेलिंग कर रहे होते हैं, वहां पे हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है। तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों डेवलप होती हैं। तो इस चीज को आप चाहो तो एक छोटा सा पेपर ले लो, उस पर इस पूरी वीडियो का जो एक ब्रीफ ब्रीफ होता है ना वो लिख लिया करो,
तो उसमें ये होगा कि जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना होगा या तुम्हें मेन पॉइंट देखने होंगे तो तुम सिर्फ उस पेपर का एक ओवरव्यू लोगे और उससे सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगली बात क्या है कि हम लोग अपशिष्टों का पुनर्उपयोग कर लेते हैं, रीयूज ऑफ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, रोड मैप क्या है, मतलब आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हो गया, फिर इसमें जो पेपर क्राफ्ट के टाइप होते हैं OCQP, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, 4 तरीके के पेपर क्राफ्ट बेसिकली हम लोग करते हैं। मेथड्स जो है, जो बच्चों को पढ़ाने के मेथड हो सकते हैं जिनसे बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, ये पेडागॉजिकल प्रोसेस है। और अभी कोई बच्चा सोचेगा कि हाँ पेडागॉजी तो सिलेबस में दी नहीं है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखा है। अगर वो विजुअल आर्ट से ये पूछ लेंगे कि एज अ टीचर ऑफ विजुअल आर्ट हाउ कैन यू टीच स्टूडेंट्स, या व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स टू टीच स्टूडेंट विजुअल आर्ट, की विजुअल आर्ट के टीचर होने के नाते आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप वहां पे मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम हमसे ये नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टूडेंट पे, फिर सेफ्टी क्या होते हैं, कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, एज अ क्राफ्ट टीचर आपको क्या क्या सेफ्टीज रखनी चाहिए, कि बच्चे को कैंची अगर दे रहे हैं तो उसको कैंची को प्रॉपर देखो, बच्चे को हमें स्टेंसिल नाइफ देना है या नहीं देना है, स्टेंसिल नाइफ जिससे हम लोग पेपर कट करते हैं उसकी धार बहुत तेज होती है, तो स्टेंसिल नाइफ देना है कि नहीं देना, और अगर स्टेंसिल नाइफ देना है तो हमें पूरा बच्चे को वॉच करना है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हमको क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ध्यान में रखने हैं। फिर रिवीजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो PY उसके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मैंने ई बुक में लिख रखे हैं और बार बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता भी दूंगा तो भी आप उसका आंसर लिखेंगे तो वो अपने आप ही लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर सदाको, तो सबसे पहले ये एक मेन चीज है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी में सदाको की कहानी दी हुई थी, इसलिए मैंने सदाको की कहानी को यहाँ पे ऐड किया। सदाको क्या थी, एक छोटी बच्ची थी, ये देखो ये छोटी सी बच्ची थी, ये जापान की लड़की थी, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड था उस टाइम पे जापान पे लगभग शायद लोग सभी लोगों को पता है कि जापान पे दो एटॉमिक बम जो है वो अमेरिका ने मारे थे। एक जो है हिरोशिमा पे मारा था और एक नागासाकी पे मारा था, 2 बम मारे थे। उन दोनों बमों के नाम अगर तुम लोगों को याद हो, ठीक है, तो कमेंट में बताना। और कब मारे थे, कि 9 अगस्त, दूसरा 13 अगस्त। ठीक है, तो वो रीजन नहीं, तुम बम के नाम बताना सिर्फ। ठीक है, और तो वहां की एक लड़की थी हिरोशिमा की, तो हिरोशिमा की एक लड़की ने कहा था कि मैं 1000 ये क्रेन बर्ड्स बनाऊंगी, पेपर क्रेन्स, ये जो होती है सारस का पक्षी, ये कागज को ऑरिगेमी कहते हैं, ये जो जिस आर्ट फॉर्म में ये बनता है उसको ऑरिगेमी बोलते हैं। ऑरिगेमी करता रहता था मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर, वो भी ऑरिगेमी करता था जब हम पेपर को फोल्ड कर रहे होते हैं विदाउट कट किए। ऑरिगेमी क्या होता है, ऑरिगेमी एक ऐसी आर्ट फॉर्म होती है जिसमें हम पेपर को कट नहीं करते हैं, पेस्ट नहीं करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का ग्लू यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ पेपर को फोल्ड करके चीजें बनाते हैं। जैसे बचपन में नाव बनाते थे, एक ही सिंगल पेपर को फोल्ड करके नाव बनाते थे और पानी पे तैरती भी थी, तो वो हमारी क्या थी, वो ऑरिगेमी कहलाती है। ठीक है, तो इस लड़की ने 1000 बनाए थे, और वही आज जो है वर्ल्ड में सिंबल ऑफ पीस भी उनको हम लोग कहते हैं, वो हमारे आज क्या है वर्ल्ड में सिंबल ऑफ पीस है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर जो टाइप होते हैं पेपर फोल्डिंग के या जो पेपर क्राफ्ट के टाइप होते हैं, तो वो 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑरिगेमी, ओ, दूसरा होता है कटिंग या कोलाज, ठीक है, तीसरा होता है क्विलिंग, और चौथा होता है पेपर मैश। इसको OCQP भी याद कर सकते हो, OPQM भी याद कर सकते हो, क्योंकि इसको पेपर मैश बोलते हैं। ठीक है, ऑरिगेमी क्या होती है, ये लगभग एक ओवरव्यू मैंने अभी दे दिया, बाकी ऑरिगेमी के बारे में देखते हैं। ऑरिगेमी क्या है, देखो ऑरिगेमी 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला है ओरू, ओरू का मतलब होता है मोड़ना, और कैमी का मतलब होता है कागज। तो पेपर को फोल्ड करके जब हम कोई आर्ट बना रहे होते हैं, पेपर को फोल्ड करके किसी क्राफ्ट को हम बनाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो ऑरिगेमी होता है। ऐसा मैंने सदाकू में अभी तुम लोगों को बताया था। स्टिक रूल क्या है, स्ट्रिक्ट रूल क्या है इसका, नो कट नो ग्लू, ना हम काटते हैं और ना ही हम ग्लू लगाते हैं। पेपर को हमें काट पीट करके या उसको चिपका के हमें कुछ नहीं बनाना होता है, ओनली पेपर को फोल्ड करना होता है। ठीक है, फॉर दी ऑरिगेमी, जैसे ये नाव बनाते थे। ठीक, इससे बच्चों को क्या फायदा है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब बच्चे पेपर को फोल्ड कर रहे होते हैं तो वो टेढ़ी लाइन फोल्ड कर, मतलब कहाँ से कितना मोड़ना है और कितना नहीं मोड़ना है, तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है और उनमें पेशेंस बढ़ता है इस ऑरिगेमी से। तो ऑरिगेमी 2 काम करती है, एक तो बच्चों में कंसंट्रेशन डेवलप करती है, दूसरा पेशेंस डेवलप करती है। ये चीजें याद इसलिए रखना क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में लिखने को आ जाएगा, वरना अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, MCQ में एज अ MCQ पूछ लेते हैं कि जो ऑरिगेमी होती है वो बच्चे के किस
गुण में या किस जो बच्चे की कौन सी क्वालिटी होती है जिसमें जिसको डेवलप करती है। तो उसमें अगर ऑप्शन में होगा ना कंसंट्रेशन और पेशेंस, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हाँ कंसंट्रेशन और पेशेंस दे दो। बाकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन में को भी डेवलप करती है, फाइन मोटर स्किल्स को भी डेवलप करती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी डेवलप करती है ना। ठीक है, तो ऑरिगेमी के बाद में जो अगला है कटिंग पेस्टिंग एंड मेकिंग कोलाज। कोलाज क्या होता है, जब हम बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे कलर्ड पेपर्स को इकट्ठा करके कुछ बना रहे होते हैं, कि जैसे ये फ्री स्टाइल क्या होती है, बहुत सारे कलर्ड पेपर को हम लोग इकट्ठा करके मिक्स पैटर्न जब बनाते हैं तो ये कोलाज होता है। और कोलाज को ही जब हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं, व्यवस्थित मतलब इन अ फॉर्म इस तरीके से, तो हम इसको मोज़ेक बोलते हैं, जब इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है। अच्छा, पैटर्न के बारे में भी एक क्वेश्चन तुम लोगों से है। मैंने विजुअल आर्ट की क्लास 1 में पढ़ाया था कि पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज पैटर्न, मैंने वहां पे भी पढ़ाया है। मैंने ई बुक में ये क्वेश्चन भी दिया है कि पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये कमेंट में बताना कि पैटर्न क्या होता है, अगर किसी को याद आ रहा है कि विजुअल आर्ट की क्लास 1 में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कोलाज का फर्स्ट जो रूल होता है वो क्या होता है, हमें थीम डिसाइड करनी होती है। कोलाज बनाते समय हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हमारी थीम क्या है, कि हम किस थीम पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, और कोलाज पे हमारी बहुत सारी जो आर्ट फॉर्म होती है वो डिपेंड भी करती हैं। बहुत सी आर्ट फॉर्म कोलाज पे डिपेंड करती हैं, जैसे सांझी सॉरी, जैसे सांझी जो आर्ट होती है, सांझी आर्ट जो है मथुरा उत्तर प्रदेश की है। ठीक, इसमें हम लोग रंगोली के साँचे बनाते हैं। ठीक, ये रंगोली के साँचे बनाते हैं, और ये किस फॉर्म में बनाते हैं, ये मोज़ेक फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, सांझी आर्ट डिपेंड किस पे करती है, इस पे कोलाज पे। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्विलिंग। क्विलिंग क्या होता है, पेपर को मोड़ना या पेपर को लपेटना, है ना। इस तरीके से जब हम पेपर की क्विल बनाते हैं, तो इस क्विल से हम जो आर्ट बनाते हैं उसको हम लोग क्विलिंग बोलते हैं। क्विलिंग के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो हमें पेपर की स्ट्रिप चाहिए होती है, अगर पेपर की स्ट्रिप नहीं भी होती है तो हम उसको कट कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी हमको या तो एक टूथपिक चाहिए होती है या फिर क्विलिंग नीडल चाहिए होती है। क्विलिंग नीडल में दोनों तरफ ऐसे क्या होता है, दोनों तरफ ऐसे पॉइंटेड होती है, और इसमें हम पेपर को रख के उसको लपेटते हैं। तो पेपर के जो बॉल्स टाइप की बनती हैं, बॉल के सर्कल कह सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्विलिंग कहते हैं। इससे भी बच्चों में क्या होता है, प्रिसीजन जो बारीक काम होता है, और पेशेंस, इन दोनों चीजों को डेवलप करती है ये आर्ट फॉर्म जो क्विलिंग होती है वो। क्विलिंग के बाद हमारा मैश होगा, मैश। हाँ, पेपर मैश। पेपर मैश का मतलब क्या होता है, मैश का मतलब होता है चबाया हुआ। ये जो मैश वर्ड है, मैश का वर्ड होता है मतलब होता है चबाया हुआ। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है चबाया हुआ। जब हम कागज की लुगदी से आर्ट बनाते हैं, जब हम कागज की लुगदी से क्राफ्ट बना रहे होते हैं, कि कागज को हमने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया, अगले दिन सुबह उसका पानी निकाल के और उसको हमने एकदम ग्राइंड कर लिया, फिर उसमें फेविकोल मिला दिया हार्ड करने के लिए उसको, फिर उसको हम किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर पेस्ट करते हैं और उसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद जब हम उसको निकालते हैं तो वो उसी शेप में आ चुका होता है और हार्ड होता है। ठीक है, तो उस इस पूरी जो प्रोसेस मैंने बताई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेपर मैश बोलते हैं। जैसे भिगोया, भीगने से उसका पल्प बना, पल्प के हमने सांचे में डाला और उसको सुखा लिया। इसमें क्या है, इसमें गोंद लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, ताकि ये जो पेपर है ये आपस में मतलब सूखने के बाद में टूटे ना, क्योंकि ग्लू लगा होता है तो वो उसको टाइटली पकड़ लेता है। ठीक, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बेस्ट आउट का वेस्ट की बात अगर कोई करेगा कि कबाड़ से सबसे अच्छा क्या बनाया जा सकता है, तो पेपर मैश, क्योंकि इससे बहुत हार्ड चीजें भी बन जाती हैं। पेपर रिसाइकल भी हो जाता है, हम पेपर का जो मैश होता है, पेपर मैश से दोबारा से दफ्ती बना लेते हैं। दफ्ती मतलब हार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड होता है, सॉरी, कार्डबोर्ड बना लेते हैं, कि उसको हमने पतला सा रख के दबा दिया, ऊपर से प्रेस कर दिया, तो वो हमारा हार्डबोर्ड भी बन जाता है, सॉरी कार्डबोर्ड भी बन जाता है। फिर अगले आता है, अगला पेपर वेविंग। ये कागज की बुनाई, इसमें भी हम पतली पतली स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, और ये हम लोग बच्चों को इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चों को कपड़े के पैटर्न समझ में आए, कि जो हम क्लॉथ की जो बुनाई होती है उसके पैटर्न समझाने के लिए हम बच्चों को इस तरीके से पेपर स्ट्रिप से पेपर की वीविंग सिखाते हैं। इसमें जो ऊपर वाली सीधी सीधी ये वाली लाइनें होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम करते हैं ताकि बच्चों को हम जो कपड़े की संरचना है वो सिखा सके। ठीक है, आगे क्या है, आगे है आर्ट टूल किट। आर्ट टूल किट में क्या होता है, आर्ट टूल किट में आर्ट का सारा सामान होता है, फेविकोल है, कैंची है, पेपर है, ठीक है, कलर्स हैं, और पटरी है, जो रूलर होता है वही पटरी,
इस तरीके की ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, ये आर्ट टूल किट में होती हैं। पुराना अखबार हो गया। अच्छा हाँ, इसमें जो सीज़र होती है वो गोल सिरे वाली कैंची होती है, ये क्राफ्ट वाली कैंची इसको बोला जाता है, जो आगे से इसकी जो नोक होती है वो पॉइंटेड नहीं होती, वो आगे से हल्की सी सर्कुलर होती है, ताकि जब जिस समय हम काट रहे हो तो अगर उसकी नोक मतलब उसका जो सीज़र का जो फ्रंट पार्ट है वो अगर हमारे हाथ में छुए या हमारी किसी भी बॉडी पार्ट में छुए तो हमारे अंदर घुसे ना, है ना, इसलिए वो आगे से गोल होती है, फेविकोल होता है। फर्स्ट एड बॉक्स ये हर टीचर के पास में होना चाहिए, जिसमें बेसिक दवाइयाँ होनी चाहिए। एक बेसिक दवाइयों का नॉलेज टीचर को होना चाहिए कि अगर कट लग जाता है तो हमें क्या करना है, कट लग जाता है तो हमें जो कोई भी ऐसा हमारे पास में टिंचर हो, मदर टिंचर हो, या फिर हमारे पास में कोई ऐसा ऑइंटमेंट हो जो जिसमें आयोडीन हो, जैसे बीटाडीन होता है, ठीक है, बीटाडीन होता है, पोविडॉन होता है, तो उसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है, तो वो उसको लगाना और उसको साफ रुई से साफ करना, इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हर टीचर को पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है, गिर पड़ता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से चीज़ें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं क्राफ्ट सिखाने के, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, सब कुछ सिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ऐसा नहीं है कि नहीं आर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन से सिखा सकता हूँ मैं, मैथ नहीं सिखा सकता, नहीं, ये है, लेकिन इनसे तुम आर्ट कैसे सिखाओगे। दूसरा हमारा स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, यही इसके फोल्डिंग होता है कि हम बच्चे को छोटी छोटी चीजें बताते रहते हैं धीरे धीरे करके। खेल और विषय, जी हाँ, हमारा थेमेटिक होता है, किसी एक थीम पे बेस होता है। फिर कला समेतिक शिक्षा, ये हमारा AIL आर्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए मैंने ई बुक में बहुत ब्रॉड से उसको दे रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्यों होती है, क्यों करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो हमारे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में कवर होते हैं। ठीक है, तो इसको वहां से एक बार देख लेना। फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जब हम बच्चे को पहले कुछ करके दिखाते हैं, कि हमने एक पेपर लिया, हमने पेपर को फोल्ड करके बच्चे को पूरी तरीके से बताया कि देखो बच्चों इस तरीके से हम लोगों को फोल्ड करना है, और बच्चे टीचर की नकल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब बच्चे टीचर की नकल कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। और ये हमारा क्या होता है, चरणबद्ध शिक्षण या स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा सरल से जटिल की ओर चलता है। सरल से जटिल की ओर कैसे चलता है कि हम बच्चे को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले मैंने बच्चे से कहा कि सारे बच्चे पेपर लेकर के आए हैं, ठीक है, सारे बच्चे पेपर बाहर निकालो। सारे बच्चों ने पेपर निकाला। फिर हम सारे बच्चों से कहेंगे कि हाँ सारे बच्चे देखो, इस तरीके से पेपर को फोल्ड करो और इस तरीके से पेपर की पतली पतली स्ट्रिप काटो। फिर बच्चों ने उन पेपर की पतली पतली स्ट्रिप को काट लिया। जब स्ट्रिप कट गई, फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा टूथपिक लेकर के आए हो, ठीक है, टूथपिक के ऊपर ऐसे पेपर को रखो और इस तरीके से फोल्ड करके इसको क्विल करो। फिर बच्चे उसको क्विल करेंगे। फिर हम कहेंगे कि हाँ सारे सारे को इकट्ठा क्विल कर लो, सारे क्विल हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि आप अपने जो है ग्लू निकालो और ग्लू को इस तरीके से लगाओ। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम चल रहे होते हैं, बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारा क्या होता है, वो ये होता है कि हम एक पॉइंट वाइज बच्चे को बताते हुए चलते हैं कि पहले तुम मोड़ो, फिर काटो, फिर चिपकाओ। समझ रहे हैं, इसमें इसके फोल्डिंग कहा जाता है। और इसके फोल्डिंग जो वर्ड है ये किसने दिया था, ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। पता हो तो कमेंट में बता दो। ठीक है, फिर आता है कि खेल और विषय पर आधारित। खेल और विषय पे किस तरीके से आधारित होते हैं, जब हम कोई क्राफ्ट थीम बेस्ड बनवा रहे होते हैं। जैसे दीपावली का समय आ रहा है, ठीक है, तो दीपावली पे हमने सारे बच्चों को दिए बनवा दिए, है ना, जो पेपर की मैच से सारे बच्चों से कहा कि ठीक है सब लोग घर जा करके इतने ये जो पेपर है इनको पानी में भिगो देना और सुबह इन सारे पेपर को निचोड़ के एक पन्नी में करके स्कूल ले आना। फिर बच्चे वो लेकर के आते हैं, तो सारे बच्चों को मैंने दिए बनवा दिए। तो ये हमारा थीम बेस्ड होता है, किसी एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है। या फिर हम किसी सब्जेक्ट के लिए पेपर क्राफ्ट बनवा रहे हैं, जैसे मुझे मैथ के लिए चार्ट बनवाने हैं, तो मैंने सारे बच्चों से मैथ के लिए चार्ट बनवा दिए, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड हो जाता है या थीम बेस्ड हो जाता है, किसी एक थीम पे बात करने लगते हैं। होली पे हमने बच्चों से सारे बच्चों को टोपी बनवा दी, होली वाली जो टोपी होती है कि हाँ ठीक है सारे बच्चे जो है पेपर की कैप बनाएंगे होली के लिए। ठीक है, AIL क्या होता है, AIL NCERT जो मेन फोकस करती है वो वैसे भी इंटीग्रेटेड लर्निंग पे करती है ना, समेकित शिक्षा पे। इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाते समय किसी दूसरे सब्जेक्ट की चीजों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, या किसी दूसरे सब्जेक्ट की टीचिंग भी हो रही होती है। जैसे मैं इस समय आर्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आर्ट के साथ में हमने तुम लोगों को पेडागोजी भी पढ़ा दी। ठीक है, पेडागोजी के साथ में अभी जैसे हिरोशिमा वाली बात थी, तो वहां पे मैंने तुम लोगों से वर्ल्ड वॉर 2 भी पूछ लिया कि अच्छा ठीक है वर्ल्ड वॉर 2 में जो बम थे, एटॉमिक बम, उनके नाम क्या थे। तो इस तरीके से जब एक कोई सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्टों को कवर कर रहा होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट से मिला जुला होता है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या होता है, जैसे हिंदी है, मैथ है, लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी है, इंग्लिश है,
क्योंकि हमें बच्चों को अगर पेपर क्राफ्ट बनवाना है तो हम बच्चों से चार्ट बनवा दिए, हमने इंग्लिश के चार्ट बनवा दिए, अल्फाबेट के चार्ट बनवा दिए, या वॉवेल्स के चार्ट बनवा दिए, या वॉवेल्स की हमने पेपर कटिंग करा दी कि ठीक है AIOU ये वॉवेल्स होते हैं, इनकी पेपर कटिंग करो। तो बच्चों को पेपर कटिंग भी समझ में आई, बच्चों को ये भी समझ में आया कि अच्छा AIOU वॉवेल्स होते हैं। मैंने मैथ का टेबल का जो है चार्ट बनवा दिया कि अच्छा ठीक है मैथ का टेबल किसे आता है, आज हम लोग मैथ के टेबल का चार्ट बनाएंगे। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है, एनसीईआरटी का फोकस है कला को दूसरे विषयों के साथ में जोड़ना। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड लर्निंग होता है। फिर विषयों को जोड़ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, या ईवीएस हो गया, इस तरीके से सब्जेक्ट्स को ऐड करके चलते हैं। जैसे कागज की पुतली बनाना, कहानी सुनाना, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन बढ़ाना, आर्ट के उससे। ठीक है, हमने आर्ट में कभी बच्चों को कुछ बताया, फिर मैंने कहा कि याद आया वो हमने तुम्हें बताया था कि सादापों ने पेपर प्लेन बनाए थे। हाँ, तो ये मतलब इस तरीके से एक सब्जेक्ट के साथ में दूसरे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करना, ये हमारे AIL का जो मोटिव है वो होता है। फिर जो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है, शारीरिक विकास, जो फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है आर्ट लर्निंग से बच्चों पे, वो क्या पड़ता है। हर बच्चे को कलाकार बनाना नहीं है, हम सबको आर्टिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम सब में जो आर्ट की स्किल है उसको डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमें बच्चे को सारा कुछ पढ़ाना है। बच्चा बड़े होकर के क्या बनना चाहता है वो बच्चे के ऊपर है, हमें बच्चे को पूरी दुनिया दिखानी है। ठीक, ये है कि जो मोटर स्किल पे इफेक्ट पड़ता है सूक्ष्म मांसपेशियों पर पड़ता है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल, ये भी मैंने बता दिया, जैसे कैंची चलाना, कागज मोड़ना, ये फाइन मोटर स्किल है। मांसपेशियों में उंगली की मांसपेशियां मजबूत होंगी जिससे हैंड राइटिंग बेटर होगी। ये अभी इसी क्लास में पहले से बताता चला रहा हूँ मैं। फिर जो मेंटल और इमोशनल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेंटल पे क्या होता है कि बच्चों में एनालिसिस करना बढ़ता है और लॉजिकल चीजें बढ़ती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होती है। दूसरी चीज एक साथ में काम करने वाला जो सहयोगी शिक्षण होता है ना, जो बच्चों के पीयर ग्रुप्स होते हैं या उनके जो फ्रेंड सर्कल होता है, या जो हम ग्रुप बना देते हैं कि ठीक है 4 बच्चों का ग्रुप है एक चार्ट बनाने के लिए, 5 बच्चों का ग्रुप है, तो उसमें वो इफेक्टिव लर्निंग भी उस पर इफेक्टिव लर्निंग भी बढ़ती है। सेल्फ स्टीम डेवलप होती है कि मैंने बनाया वाला, गर्व उनमें ये आता है ना कि हाँ देखो मैंने आज स्कूल में नाव बनाई। मतलब नाव तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं कुछ भी क्राफ्ट बनवाता हूँ तो घर में भी वो उसके सारे घर वाले देखते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छा बना। स्कूल में भी बच्चे कहते हैं कि ये किस क्लास के बच्चों ने बनाया, तो एक बच्चों में सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि कला की कोई भाषा नहीं होती है। भाषा में अगर बच्चा कमजोर भी है तो भी आर्ट तो कर ही सकता है ना, मैथ में कमजोर है तो भी आर्ट तो कर ही सकता है। चलो आगे क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, देखो राउंड टिप सीजर होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि राउंड टिप सीजर ये ऊपर से ऐसी सीजर होती है जिसका ऊपर से जो है वो पॉइंटेड नहीं होता है। ठीक है, राउंड टिप सीजर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चे जिस समय काट रहे होते हैं वो किस तरीके से पेपर को पकड़ के कट करेंगे, तो ये मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। सफाई की कतरने हमेशा डस्टबिन में डालना, ये बच्चों में सफाई की जो भावना है उसको बढ़ाती है कि हाँ ठीक है सारे बच्चे पेपर कट कर लिए, अब इसको कहाँ डालोगे, ये क्या है, ये हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है, तो फिर इसको डस्टबिन में डाल दिया जाना चाहिए। ठीक है, कैंची, कक्षा में कैंची लेकर भागना सख्त मना है। इस तरीके से ये जो सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं ये टीचर को ध्यान रखनी चाहिए। या कोई बच्चा पेंसिल से किसी दूसरे बच्चे के ना लग जाए, किसी बच्चे की कैंची दूसरे बच्चे के ना लग जाए, कोई बच्चा दूसरे बच्चों के कपड़े पे जो है गोंद गम ना फैला दे। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, डू नॉट पैनिक, कि घबराना नहीं है, चोट लगने पर शांत रहे और फास्ट एड दें। अगर कभी किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो जाता है कि क्लास में बच्चे को चोट लग जाती है तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को शांत करना है कि डू नॉट पैनिक। ठीक, तो उसको पहले आप फर्स्ट एड दीजिए, क्योंकि बच्चा क्लास में जो सबसे पहले जुड़ा हुआ होता है इमोशनली वो टीचर के साथ में ही होता है। कि टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो जब बच्चे से कुछ कहता है तो बच्चे के ज़्यादा समझ में आता है, और ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। ये हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि हम लोग भी छोटे थे तो जब स्कूल में हम लोगों को कभी भी कोई दिक्कत होती थी तो हम लोग टीचर अगर कह देता था कि अरे ठीक है बेटा पास हो जाओगे, इतना बेकार पेपर थोड़ी ना हुआ है, तो हम लोगों को लगता था कि हाँ मैम ने कह दिया है सही होगा सब। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेज करना होता है। फिर क्विक रिवीजन में देखते हैं, बताओ बेस्ट ऑफ द वेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो वो हमारा पेपर मैश है। ऑरिगेमी किस देश की कला है, तो जापान की है, क्योंकि ऑरिगेमी वर्ड भी हमारा जापान से ही आया है। कोलाज बनाने का सबसे पहला कदम क्या है, थीम सोचना। ठीक है, ये थीम बेस्ड होता है। फिर प्राथमिक स्तर पर कागज सेल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है हमारा वो क्या है, मोटर स्किल डेवलप करना। ये हमारी फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों डेवलप होती है। ठीक, टीचर इज वन हु टीचर्स टू क्रिएट, टीचर वो होता है जो किसी बच्चे को कुछ बनाना सिखाता है, कुछ क्रिएट करना सिखाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लास तो ये खत्म होती है अब तुम लोगों की। ये वाले जो नोट्स जिनसे मैंने अभी पढ़ाया है, इन नोट्स की पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस क्लास को लेने के बाद में एक बार जो है उसको जब तुम लोग खोलोगे, उसको क्या बोलते हैं, ई बुक को, तो ई बुक में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ई बुक में 10 क्वेश्चंस है जिन पे मैंने आंसर लिख के तुम लोगों को दिए हैं। और उसके बाद में इसके तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 क्वेश्चंस हैं। जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, प्राथमिक स्तर पर कागज से बर्त सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो ये तुम लोग उसमें से देख सकते हो। और एआईएल गाइडलाइंस जो दी हुई हैं उनको उससे तुम देख लो, ई बुक से देख लो, क्योंकि ई बुक में मैंने कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और यहाँ पे जो क्लास है उसमें मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा रखा है। और विजुअल आर्ट के बाद में आज जो बाकी की क्लासें आएंगी वो योगा की होगी तुम लोगों की, और एक विजुअल आर्ट की क्लास तुम लोगों की और आएगी, वो तुम लोगों की 15 तारीख के आसपास आएगी, ठीक है। तब तक की विजुअल आर्ट के लिए तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और गेम की क्लासेस भी तुम लोगों की आज से कल शाम तक लगभग सारी गेम की क्लासेस मैं दे दूंगा, क्योंकि गेम की क्लासेस पे ही मैं वर्क कर रहा था कि एनसीईआरटी को मैंने पूरा पढ़ा। 3 to 10th मैंने एनसीईआरटी पढ़ डाली, उसमें से सारे गेम का डाटा मैंने निकाला, फिर उन डाटा से मैंने नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स से मैंने पीपीटी बनाई। यही मैंने विजुअल आर्ट के साथ में किया है कि मैं तुम लोगों को जो क्लास और जो पीपीटी दे रहा हूँ वो पीपीटी है। ये जो पीडीएफ मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ये जो क्लास मैंने लिख रखा है इससे पहले जो भी, ये एनसीईआरटी से ही निकाला हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं मैंने एनसीईआरटी के बाहर का कुछ ले लिया। कि विजुअल आर्ट तो बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है ना। विजुअल आर्ट पे आर्ट से लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आर्ट से मास्टर्स कर लेते हैं, आर्ट से पीएचडी करते हैं, तो उस लेवल का नहीं है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी लेवल पे जितना मुझे लग रहा है कि हाँ केवीएस अगर मैक्स क्वेश्चन पूछता है तो एनसीईआरटी बेस पे पूछता है ना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो थोड़ा, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। और वैसे भी टेलीग्राम पे बाकी सारी क्लासेस के नोट्स पड़े हुए हैं।